Okay, so welcome you all to Sustainable Lifestyle Local Network. फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिन्स में हमारी जो ये पहल की है हमने इस चैनल के थ्रू, तो आज हमारे साथ है आफरीन काले, जो हेलो। बहुत ही अच्छी फ्रेंड है काफी बरसों से, और बहुत ही इंस्पायर करती है बिकॉज इनका जो जर्नी है इट्स नॉट जस्ट फार्मिंग, बट उसके साथ में उन्होंने एक सेल्स नेटवर्क भी चालू किया हुआ है. So we'll just wait for viewers to join in for some time. Till then we'll just talk. you know, आफरीन के घर पे हम आज बैठे हैं और इनके घर में आज सैटरडे है, इसीलिए वीकली वंस आप सेल्स ऑन रखते हैं. सो वीकली वंस जो सैटरडे यहाँ से सेल होता है, होम डिलीवरी होता है, तो पीछे पैकिंग चालू है. एंड शी बीइंग अ वेरी बिजी पर्सन, शी हैज टोल्ड अस टू शूट इट हियर इटसेल्फ. सो पीछे काम चल रहे हैं एंड हम लोग आपसे बातें करेंगे. फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिन जब हम बात करते हैं तो अब तक हम सिर्फ बता रहे थे कि कैसे क्लीनर्स है और किस तरह की लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, और उससे हमारे जो नदी और हमारी हवा है आसपास की, वो सब प्रदूषण से बची रहेगी. बट ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम क्या खा रहे हैं. सो व्हाट गोज इनटू योरसेल्फ, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू बिकम. तो अगर हम पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री खाना चालू करते हैं, और अगर हम खुद हेल्दी रहना चालू कर दें, तो ये सब बाकी की चीज़ों के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो अपने आप आ जाएगी. राइट. सो अब मैं आफरीन से बोलती हूँ कि आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए, कि आप पूना में रह रहे हैं जो ऑलरेडी एक मेट्रो सिटी है, और इस सिटी में रहते हुए आप 15 साल से ज़्यादा से आप फार्मिंग कर रहे हो. तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हेलो एवरीवन। और थैंक्स सीमा एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराने के लिए। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि कनेक्शन जो है जहाँ तक जाना चाहिए उतना जा नहीं पाता, बट थैंक्स टू यू कि ये अभी अवेलेबल है कॉमनली सभी के लिए। वी कैन अप्रोच एटलीस्ट डायरेक्टली टू आवर मेंबर्स या फिर कंज्यूमर जिनको मैं कहूँगी। मेरी जर्नी के बारे में बात करना है तो फिर एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे सिटी, पर जैसे शादी हुई तो एक फार्मिंग फैमिली से कनेक्ट हुई, और तब से फार्मिंग सीखना वाज लाइक इसेंशियल टू बी द मेंबर ऑफ फैमिली। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप फार्मिंग फैमिली में जा रहे हो शादी करके स्पेशली, तो वहाँ पे बने रहना है तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। मतलब मट्टी में पैर डालना है. डालना ही है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। पर जैसे शुरू किया ना मिट्टी में पैर डालना, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट ये हुआ कि नहीं यार, ये मिट्टी छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से, तो बिल्कुल भी रंग नहीं छोड़ती। और इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया। जिस टाइप का मेरा ससुराल है, वहाँ पे हम लोगों का जो फार्मिंग वहाँ पे इनिशियली होता था, इट इज क्वाइट हिली एरिया। तो सारा जो है स्टेप फार्मिंग, टिपिकल नेचर से जंगल फार्मिंग, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल पहाड़ों में वाला फार्मिंग। तो तो यहाँ पे आफरीन का फार्म पिंपल गांव घोड़े में है, भीमा शंकर के पास. और ऑलरेडी वहाँ एक के हिल स्टेशन है. तो अफरीन अभी हमें बता रही थी कि उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो शादी के बाद हुई है. सो शादी के बाद वो एक फार्मिंग बैकग्राउंड वाली फैमिली में आ गई, एंड वहीं से उनका ये सफर शुरू हुआ है. और उनकी खेती भी एक हिल स्टेशन पर है, भीमा शंकर के आसपास, जहाँ लोग एक्चुअली मजे करने जाते हैं, बट आपने एक्चुअली खेती करनी चालू करी. तो जैसे मैंने कहा पहले कि वहाँ पे सी मजे करने के लिए हम लोग तब जाते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को अपने काम से रिलीफ चाहिए, पर उनका सर्वाइवल वहाँ पे, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका सर्वाइवल वहाँ पे है, और उनके पास दूसरे ऑप्शंस अगर बहुत कम है सर्वाइवल के लिए भी। तो फार्मिंग इज लाइक लेजिट ऑप्शन कि जहाँ पे जमीन है, आपको मेहनत करनी है, और जो भी आप उगाते हो वो आपको खाना कंज्यूम करना। those days market was never an अपीलिंग इशू। जितना हम लोग जिस टाइप का फार्मिंग वहाँ पे चलता है आजकल भी, तो अभी भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन ऐसे उतना नहीं हो पाता था, अभी भी नहीं होता है। जमीन कम होती है, सिर्फ रेनफेड फार्मिंग है, तो फिर उनका प्रोडक्शन उनको पता है कि कम होता है। पर आजकल जैसे हम लोग ऑर्गेनिक के पीछे जितना दौड़ रहे हैं, वो तो कभी उन्होंने ऑर्गेनिक बंद ही नहीं किया है। उनका फार्मिंग का स्टाइल आज भी ऑर्गेनिक ही है। रिसेंट 5 साल 5-6 सालों में ऐसे हुआ है कि बहुत कन्वीनियंटली उन लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह मिल जाते हैं, या फिर जो नज़दीक है, मार्केट के जो नज़दीक है, उन लोगों को आसानी से मिला, तो वो लोग करते हैं।
और जो अभी दूर दराज वाले इलाके हैं कि जहाँ पे पहुंचना है, टू व्हीलर तक पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पे आज भी इतना केमिकल फार्मिंग हो ही नहीं सकता। बिकॉज दो चीजें एक ये होती है, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं क्योंकि उन लोगों का ये नहीं है, मतलब मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग नहीं है, तो फिर उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। तो पहला तो पैसे देके खरीदने वाला सिस्टम नहीं है, प्लस मार्केट रेट से उनको हर चीज के पीछे 100 या 150 रुपये ज्यादा देने पड़ते हैं। क्यों? कि वो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ता है, जो अभी तो कुछ कुछ इलाके मार्केट से 50 या 60 किलोमीटर दूर है, तो उन लोगों को तो एक गोनी के पीछे 50 किलो एक गोनी के पीछे उनको 150 या 200 रुपए अगर ज्यादा देने, तो वो बोलते कि इतना खर्चा करने से तो अच्छा है कम उगेगा, घर का तो खाएंगे हम लोग, भले ना बेच। तो उसमें से दो चीजें ये होती है कि वो हेल्दी खाते हैं, मार्केट ओरिएंटेड है नहीं कुछ, और जो बचता है वो इतना कम होता है कि फिर उनके लिए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बिका या नहीं बिका। तो हम लोग जो ऐसे कहते हैं इलाके कि खेती, जो मैं सुनती आ रही हूँ, जो भी निष्ठले करता है या जो भी मेंटर्स हैं, वो जो कहते हैं कि असली फार्मर वही है जो पहले खुद को सुदृढ़ करे, हाँ पहले खुद अच्छा खाए और जो बच जाए फिर वो मार्केट में दे। बराबर। और जैसा मैंने आपसे सुन रही हूँ कि लॉजिस्टिक्स ये बहुत ही बड़ा पेन है, जितना फार्मर कमाता नहीं है उससे ज्यादा तो लॉजिस्टिक्स में देना पड़ता है। भले आप मार्केट में आइए या खुद बेचिए, कहीं आपका अगर फार्म दूर है सिटी से, तो आपको वहां से लाने के लिए ही इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। तो इस पे ये दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि अगर फार्मर खुद बेच रहा है तो ये कैसे चालू हुआ आपका जर्नी, कि आप फार्मिंग से फिर सेलिंग पे कैसे आए? बेसिकली हर हफ्ते घर जाना है, मतलब ससुराल हर हफ्ते जाना ही है, ओवरनाइट रहना है, तो हर हफ्ते जा ही रहे तो कुछ ना कुछ अपने लिए आ ही जाता है। तो जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो हमारे घर का खाने का टेस्ट, फ्लेवर्स अलग लगते हैं टिपिकली मार्केट से जो मिलता है। कहाँ से खरीदते, हम लोग खरीदते ही नहीं, मतलब शादी के बाद तो हार्डली ग्रोसरी खरीदना वाज नेवर अ सब टॉपिक, कहाँ से खरीदे, घर से ही आ रहा है, थोड़ा सा हमें भी दे दो। सो इट वाज लाइक, पहले तो फ्रेंडली शेयरिंग होता था, फिर फ्रेंड्स ने कहा कि फ्री में मत दो, हम लोग पैसे देंगे, तो वहां से एक्चुअली ट्रांजैक्शन शुरू, बिक्री नहीं कहूंगी, ट्रांजैक्शन शुरू। तो जैसे जैसे माउथ पब्लिसिटी होती गई, तो हाँ इनके यहाँ से अच्छा आता है। तो कई सालों तक हमारा जो फैमिली फार्म है वहां से ही बहुत कुछ आता था, और जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटी बहुत कम होती और मार्केट ओरिएंटेड कुछ नहीं था। धीरे धीरे ध्यान में ये आया कि ये वाला जो स्टफ है वो उतना इजीली मिलता नहीं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा की जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड वाज नॉट अ फैड, तब तक के लिए वो फैड नहीं बना, मतलब उसको उतना मार्केट वैल्यू नहीं आया हुआ। तो जो भी गांव के या फिर दूर दराज वाले इलाकों से आता है वो ऑर्गेनिक है, ये बिलीव था। और उसलिए वहां से आने वाली चीजों के लिए अगर मैं बोल रही हूँ कि कम है या ऐसा कुछ है, तो फिर वो लोग कम पैसों में भी या फिर घर पे कम दे रहे हैं, ऐसा कुछ में चल जाता है। और जैसे मैंने कहा कि हर हफ्ते जा ही रहे हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पे कर रहे थे लॉजिस्टिक्स के लिए, इतना ही आता था जितना पॉसिबल है। लाइक हमारी इस टाइम पे टू व्हीलर हुआ करती, तो 2-3 बैग में जितना आ सकता है टू व्हीलर पे उतना ही आता था, तो अलग से लॉजिस्टिक्स के लिए खर्चा नहीं था। अभी सब कुछ बदल गया, मतलब अच्छे रोड आ गए हैं, तो अच्छे रोड की वजह से कारें आ गई हैं, तो डीजल का खर्चा बढ़ गया है। तो ये सारे खर्चे जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर ध्यान में आने लगा कि दिस इज नॉट दैट फिजिबल कि हम लोग ला रहे हैं और दे रहे हैं, और जो लोग ले रहे थे हम लोगों से उनके भी ध्यान में ये धीरे धीरे आने लगे कि ये हमारे लोगों के लिए भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। सो फिर वी स्टार्टेड पेइंग अ बिट एक्स्ट्रा। फिर यहाँ से मार्केट जर्नी जो है, तो शुरू से जैसे शादी हुई है उसके 2-3 सालों के बाद ध्यान में आने लगे कि मिल नहीं रहा है, तो वहां से शुरू हो गया। अभी हालत ये है कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ मटेरियल लाने के लिए अलग से व्हीकल जाता है और सामान आता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, नॉर्मली तो ऐसे होता है कि मैं जा रही हूँ तो अपनी गाड़ी में लेके आती हूँ, ऑफकोर्स उसके लिए मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो जाना है ही तो उसके साथ आ ही जाता है। अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। तो अभी लॉजिस्टिक्स एडिशनल खर्चा है जो पहले कम था। बट इसमें अगर जर्नी में देखेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में लोगों को आता है कि ट्रस्ट, मतलब जब कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक एक फैड बन चुका है, तो ये फैड बनने के जो इमीडिएट कॉन्स दिखते हैं हमें, वो ये है कि लोग विश्वास नहीं रखते। वो बोलते हैं बड़ी बड़ी दुकानें चालू हो गई हैं और उस पर जबरदस्ती कॉस्ट लगा दिया है और ऑर्गेनिक के नाम से सब कुछ बहुत महंगा है।
तो ये जो चीजें हैं वो एक एस्पेक्ट तो ये समझ में आया है कि एक लॉजिस्टिक्स है जो काम से यहाँ लाने का। और डीजल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं आज 100 रुपीज प्लस है। हाँ, लास्ट ईयर मैंने 40 रुपए से खरीदा हाँ, लॉकडाउन पीरियड में, अभी मैं 110 रुपए से खरीदती हूँ। तो ये चीजें जो है बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं जो लोगों को ये दिखनी चाहिए कि भाई अगर आप भी फार्म तक जाके लाएंगे तो अगर भले आप कहें कि 50 रुपए की भाजी है बट वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 100 रुपया जो आप पेट्रोल में डाल रहे हो पर किलोमीटर, तो वो एक ऐड होना और इस तरह का लॉजिकल थिंकिंग रखना ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइस का अभी बात इसमें हुआ। दो चीजें, एक ये है कि पता कैसे चले कि ये ऑर्गेनिक है। ये दूसरा चीज है कि जो हम ट्रस्ट पे आ रहे हैं। ये दूसरा ट्रस्ट वाला जो हिसाब है वो हाँ, सबसे पहला आना चाहिए। लॉजिस्टिक वुड बी सेकंड पार्ट। प्राइस एंड ट्रस्ट, प्राइस एंड ट्रस्ट ये जो चीजें हैं ना, एक है। और ये एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि फैड ये पहले नहीं था। पहले लोगों को पता था कि नहीं ये इस बंदी के फार्म से ही आ रहा है, क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स, उनको पता था कि हमारे फार्म्स में क्या क्या उगता है। वो क्लोज फ्रेंड्स है तो ऑफकोर्स घर पे आते हैं, मिलते हैं, तो उनको पता है कि फार्म किस टाइप का है, क्या उगाया जा रहा है। और सिंस उनको पता था तो उन्होंने अपने क्लोज रिलेशंस में पब्लिसिटी कर। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, पब्लिसिटी अलग से ट्रांजैक्शन है। पर बेसिक क्राइटेरिया है कि उन लोगों को पता इसलिए था कि वो वहाँ पे आते थे, मिलते थे, रिलेशन था। वो रिलेशन की वजह से ऑथेंटिसिटी। तो जिस बंदे के साथ मेरा रिलेशन नहीं है, जिस फार्मर के साथ रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो जेन्युइनली करते हैं। पर जैसे फैड बनने लग गया ना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जिन लोगों को ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आ रहा है वो लोग मार्केटिंग में आ गए। हम आपके लिए मार्केटिंग कर देंगे, पीछे क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज यहाँ से उठानी है और वहाँ पे ले जाके बेचनी है। अभी जैसे आपने कहा कि लॉजिस्टिक्स भी आता है, तो उनका खर्चा हो रहा है, पर जैसे उनके समझ में आ रहा है कि जितना खर्चा हो रहा है, जितना रेट से मिल रहा है, वो खर्चे का रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ एमआरपी पे दिख रहा है। तो खर्चे का रिफ्लेक्शन और एमआरपी का रिलेशन वो फार्मर को जो भी मिल रहा है उसमें कहीं पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे वो फैड जो है वो कौन बने। तो क्वेश्चन ये पूछना एक्चुअली जरूरी है कि हाँ ये ऑथेंटिक है कि नहीं। सबसे पहले कि जाइए प्लीज फार्म पे और वहाँ पे विजिट कीजिए। आप 10 लोग हैं, 10 में से एक बंदा तो जा ही सकता है ना। तो इतना हम लोगों को मेरे ख्याल से करना चाहिए कि जिस फार्म से आपकी सब्जी आ रही है वहाँ पे एक विजिट जब भी पॉसिबल है जरूर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं। आप सर्टिफिकेट्स बोलोगे या व्हाटएवर बोलोगे, इसके कोई मायने नहीं होते, बिल्कुल भी मायने नहीं होते। वो सिर्फ एडिशनल खर्चा है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आपने सर्टिफिकेट लिया है? नहीं लिया है, बिकॉज मैं ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे पता है कि जो रेट में अभी हम लोग चीजें बेच रहे हैं वो रेट में हम लोगों को कंज्यूमर पकड़ के रखना इटसेल्फ मुश्किल होता है। इसमें और 20%, 25% जो एडिशनल खर्चा सर्टिफिकेट का है ना, मुझे नहीं लगता मेरे कंज्यूमर टिके रहेंगे। इसीलिए हमने जो अपना ये पैम्फलेट बनाया और जिस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं सब कुछ, उसका सबसे बड़ा यही है कि नो योर फार्मर। हाँ। अगर आप एक रिलेशन बना लेते हो तो सामने वाला, वो आसान है एक्चुअली। जस्ट पिक अ फोन एंड यू कॉल अ पर्सन कि हाँ कैसे हो आप, क्या चल रहा है, ये फार्म पे आज क्या क्या हुआ है, वंस इन अ व्हाइल कर लीजिए। जिस बंदे से आप बात कर रहे हो एज अ फार्मर, वो बंदा खुश हो जाता है कि ये मुझे जानते हैं, नाम से जानते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे फार्म के बारे में जानना चाहते हैं। वो खुशी बहुत अलग लेवल की होती है। सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को अगर हमारे कंज्यूमर्स हमको कॉल करें। एट द सेम टाइम उनको ये पता होता है कि अगर ये इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो इनको हम फंसा ही नहीं सकते, चीट नहीं कर सकते। हाँ, तो अंदर से एक फीलिंग रहती है कि नहीं ये हमारे लोग, ये हमारे लोग। अपने लोगों को हम लोग कभी चीट नहीं कर सकते क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है, राइट। अगर ऐसा है तो फिर भूल ही जाइए कि आपको कभी कोई चीट करेगा। दूसरा एक ये है कि कई बार ऐसे होता है कि अभी हम जिन फार्मर से रिलेटेड है तो वो लोग हर बार यहाँ पे सिटी में आएंगे, अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे और बेचेंगे एंड फिर जाएंगे। उतना जो टाइम है वो एक्चुअली अगर वो यहाँ पे देना शुरू करेंगे तो काम पे काम कब करेंगे। क्योंकि वैसे भी नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो इसमें फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा है। उतना करके थकने के बाद वो बंदा यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करे तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है।
तो एक फार्मर से अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मार्केट में भी उतर जाइए और आप ही सेल करिए तभी हम आप पे विश्वास करेंगे, ये भी सही मैं नहीं खुद है। कर रही हूँ, इसके लिए आप कर ज्यादा रहे हैं, अच्छे हाँ, से पता इसीलिए है। हम आपके पास आए हैं कि यू नो द फुल चेन। सच। फार्मिंग करते हुए सेलिंग करना, इसमें क्या क्या चैलेंजेस तो है। अभी हम लोगों के यहाँ पे जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो फार्म है वो लेबर बेस्ड फार्म है। मेरा 90% काम जो होता है वो लेबर्स करते हैं। मैं जो वहाँ पे जाती हूँ, मेरा मेन काम होता है कि मैनेजमेंट करना, माइन्यूट जो डिटेल्स है जिसमें हम लोग काम कम करने के लिए या फिर एनहांसमेंट बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वो करना, ये मेरा मेजर काम है। पर फिजिकल एक्चुअल एक्टिविटी जो है तो मेरे लेबर कर रहे हैं। बट एक्चुअली देखा जाए जो हमारी बातें हुई हैं तो मैं जानती हूँ कि आफरीन ग्रास कटर खुद चला लेती हैं, प्लाविंग खुद कर लेती हैं, जाते पे दाल खुद भरड़ लेती हैं। तो जब मैं ये सुन रही थी मैंने कहा ये सब काम आप खुद कर रही हैं, तो ये जो बोल रही है कि नहीं मैं सिर्फ मैनेज करती हूँ और लेबर से करवाती हूँ, इस सीजन में लॉकडाउन के टाइम पे मुझे लगता है लेबर फार्मर्स को भी नहीं मिले हैं, लेबर नहीं थे, तो आपने खुद हाथ से किया है। करना ही पड़ेगा। यस, फार्म रेडी है तो उतरना पड़ेगा। में क्या है कि हर एक चीज का अपना एक टाइम स्लॉट है। उस टाइम पीरियड में वो काम अगर नहीं हुआ तो फिर वो काम डिले होता जाता है, मिनिमम 2 महीने से लेकर मैक्सिमम पूरे 12 महीने के लिए। कुछ काम जो है वो सीजनल होते हैं, लेकिन दाल बनाना जो काम है ना अदरवाइज सीजनल है। अभी हम लोग पूरे साल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, पर उसका एक पर्टिकुलर पीरियड हुआ करता था कि उसी पीरियड में अगर आप दाल बना रहे हो तो उस दाल में कीड़े कम लगेंगे, आपको मॉइस्चर मेंटेन रहेगा साल भर के स्टॉक के लिए। ये सारी चीजें उतनी अभी फॉलो नहीं कर पाते तो क्योंकि फार्मिंग में यही है कि सीजन लॉस्ट पूरा पूरा चला ही गया। तो हर टाइम पे आपको सीजन कैच करना है और उस टाइम पे आपको लेबर नहीं मिलता है का मतलब खुद करना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप खुद कर लो या फिर जस्ट भूल जाओ कि कुछ हुआ था। बुक योर लॉस इन शेयर मार्केट टर्म्स, बुक योर लॉस एंड बढ़ते चलो। तो जो भी लॉस हुआ है वो अपना, उसका बर्डन हम लोग किसी और पे डाल ही नहीं सकते, और ये हम लोग को जेन्युइनली पता होता है। तो करना है खुद से करना। सो लेबर भी इट इज अ लेबोरियस वर्क, मतलब सिर्फ इतने से नहीं होता कि आपका एक फार्म है, और क्योंकि ये छोटा फार्म है, हमारे जितने भी हमारा खुद का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल स्टोर भी है, तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी बार लोग आते हैं हमें सर्टिफिकेट्स दिखाइए, तो हम सर्टिफिकेट से अच्छा आपको फार्मर से मिला रहे हैं कि आप फार्मर से मिल लीजिए एंड एक कनेक्शन रखिए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट से सच्ची में मुझे ऐसे लगता है ना कि फार्मर से मिलना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, लेस एक्सपेंसिव, मतलब इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, प्लस यू गेट अ गुड नाइस बिग ह्यूज फैमिली फ्री में। मतलब आप थोड़ी सी सब्जी हर हफ्ते खरीदो, आपको एक अच्छी खासी फैमिली फ्री में मिल रही है। इससे कन्वीनियंट और क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जब ये बातें करते हैं कि अब अगर फार्मर को एक बंदा जान रहा है तो ऐसे कितने लोग फार्मर को इमीडिएटली एक बॉन्ड बना के रखेंगे, तो फार्मर हर जगह सेलिंग के लिए नहीं आ सकते, इसीलिए थोड़ा एक बीच में एक मीडिएटर की जरूरत होती है। इसी तरीके से मेरा फार्मर स्टार्ट हुआ जो आपको फार्मर से कनेक्ट करवा रहा है, वही तरीके से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल स्टोर चालू हुआ और अब दोनों एक साथ में है। तो आपके पास जो नए कंज्यूमर्स आते हैं तो उनके किस तरह के प्रश्न रहते हैं। सबसे पहला तो ये सच्ची में ऑर्गेनिक है क्या। तो जैसे ये है कि हाँ, बात जैसे डिस्कशन, कोई भी कंज्यूमर है तो नॉर्मली चैटिंग से शुरुआत होती है, डायरेक्टली कोई ऑर्डर दे रहा है एंड ऑल दैट स्टफ ऐसे नहीं है। और आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, हमारे नए कंज्यूमर उनकी वजह से आए। तो जो एटलीस्ट कुछ लोग तो फार्म पे आके जा चुके हैं, कुछ लोगों ने हमारे कुछ और फार्मर्स के फार्म देख रखे हैं, तो ऐसे लोग ही हमारी पब्लिसिटी करें। तो अभी भी फॉर्मूला सेम है कि माउथ पब्लिसिटी से जितने आ रहे हैं तो उतने आ रहे हैं। कुछ बार ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं पे किसी ग्रुप पे पोस्ट कर दिया या ऐसा कुछ, पर सेम बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि सच्ची में ऑर्गेनिक है क्या, आप कौन सी मेथड यूज करते हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ मेथड्स लाइक ऑर्गेनिक है, कि नैसर्गिक मतलब नेचुरल फार्मिंग है, एसपीएनएफ मेथड है। So honestly speaking, labeling is just not done in safe food farming या फिर poisonless farming। ये safe food या poisonless मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग कोई भी ऐसा केमिकल फार्म पे कभी भी यूज नहीं करते जो किसी फैक्ट्री में बना हुआ है। जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं उसका 80% हिस्सा जो है वो हमारे अपने फार्म से आता है, इंक्लूडिंग
गाय का खाद, गोबर खाद, या फिर मुर्गी खाद, या फिर लेंडी खाद, वॉटेवर, ये 80% स्टफ हमारे पास है। दूसरा जो बचा हुआ 20% है वो हमारे लोकल पड़ोसी जो फार्मर्स है जिनके यहाँ पे गाय वगैरह है वहां से। तो कोई भी केमिकल इंड्यूस्ड फैक्ट्री मेड स्टफ हम लोग यूज नहीं करते हैं, दैट इज 100%। अभी बचा पेस्टिसाइड और वीडीसाइड, तो वीडीसाइड तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते बिकॉज वी यूज दोज वीड्स इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, और रहा पेस्टिसाइड का सवाल, तो वो भी हमारा खुद का बन जाता है। तो अभी इस पे से एक क्वेश्चन ये आता है, जो कंज्यूमर्स कहते हैं जब सब कुछ आपके खेत का ही आप लोग यूज कर रहे हो तो आपका खर्चा तो कुछ है नहीं, और पहले ये टर्म था जीरो बजट फार्मिंग, तो बोले अगर वो जीरो बजट है तो फिर प्राइस क्यों ज्यादा है? तो इसमें आई थिंक जो ये गाय का और ये मुर्गियों का, इसका खर्चा तो होता ही है डेफिनेटली। तो अभी मुर्गी क्या खाएगी? हाँ, हमारे फार्म का ऐसा निकल प्रोड्यूस की जो नॉर्मली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो हमारी मुर्गी खाती है, तो उससे खाद मिलती है। तो अगर उसकी वैल्यू जोड़ने जाए तो उसकी भी अपनी वैल्यू है। तो इसका लेट्स से कि हम लोग मार्केट प्राइस निकालते हैं, लाइक नॉर्मल पोल्ट्री वाले जो बाहर से फीड खरीदते हैं, तो उन लोगों को फीड पड़ता है अप्रोक्सीमेटली आज की तारीख में 40 रुपीज a kg। उसका थोड़ा भी पकड़ू मैं तो लेट्स से 25 to 30 रुपीज a kg, तो हम लोगों का वो खर्चा निकल गया। अभी ये सारा मेंटेन करना है तो मेरा एक लेबर का दिन का 4 घंटा उसमें चला जाता है, क्योंकि उनको बाहर चरने के लिए छोड़ो। वी हैव अ फ्री रेंज फार्म फॉर मुर्गी, तो दिन के 2 घंटे तो कम से कम उन लोग बाहर होने चाहिए। हाँ, तो उनको बाहर छोड़ना है, वापस अंदर डालना है, इसलिए उसकी मेहनत जाने वाली है। बकरी है, तो बकरी के लिए हम लोग को खरीदते नहीं है, पर फार्म का अच्छा खासा हिस्सा जो है ऑर्डर के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इसमें हमारी गाय और बकरी का जो ऑर्डर है उसके लिए काफी सारा हिस्सा हम लोगों ने छोड़ा। हालांकि ये इंटीग्रेटेडली छोड़ा हुआ है, पर कैलकुलेटेडली अगर आप निकालो तो फार्म का 1/8 या 1/4 हिस्सा हम लोगों का ऑर्डर के लिए छोड़ा ही जाता है। छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनको तो जीना है, उनको जीना है, लिव एंड लेट लिव। राइट। तो हम लोगों ने उनको पालने के लिए लाया है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो छोड़ेंगे। वो हिस्से से निकलने वाला प्रोड्यूस का जो कुछ भी खर्चा है फिर वो कहाँ से आएगा? सो इट इज नेवर अ जीरो बजट स्टार्ट। वो जो खर्चे हैं वो जोड़े जाने चाहिए, तभी ये सारा सिस्टम बैठेगा। तो मैं खाद ले रही हूँ क्यों? कि मैं उनको फीड कर रही हूँ। अगर मैं फीड ही नहीं करूंगी तो मुझे खाद लेने का कोई हक ही नहीं बचेगा। तो आप जो भी चीज कर रहे हो खेत पे, यूजुअली एक फार्मर इतना सीधा जीवन जीता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या खर्चे कर रहा हूँ। कोई भी फार्मर कोई फैक्ट्री की तरह बैलेंस शीट नहीं बनाता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करता, तो उसे पता ही नहीं है कि मेरा कितना खपत हो रहा है, उसका क्या कॉस्ट आ रहा है और मैं क्या कॉस्ट में बेचूं। वो तो सिर्फ मतलब ये अकेली एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कॉस्ट इज डिसाइडेड बाय समबडी एल्स। बाकी आप घर में अगर चपाती भी बनाते इवन हैं, मार्केटिंग, आई एम श्योर कि मार्केटिंग भी जो होता है ना वो बिजनेस टर्म्स पे होता है, कि अगर मैंने पैसा दिया है तो मुझे इस क्वालिटी का अच्छा ही स्टफ मिलना चाहिए। बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है ना तो वो उतना हिसाब से जाएगा नहीं। तो इसके ऊपर एक और एक क्वेश्चन ये आता है कि लोग जो पूछते हैं कि हमारे पास सब चीजें क्यों नहीं मिलती है। मुझे गाजर चाहिए, मैं तो रोज गाजर बिना रह ही नहीं सकता। मुझे गाजर का जूस पीना है, मुझे कुकुम्बर का जूस पीना है, मैं वेगन डाइट फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत सारी भाजी लगेगी। फ्रूट्स अब भाई हमारे पास सिर्फ केला, पोमोग्रेनेट, सीताफल आएंगे, बट उनको एप्पल चाहिए, उनको मौसम्बी चाहिए हर सीजन में। तो इसके लिए फिर क्या होता है? ये अवेलेबिलिटी, लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है, अवेलेबल ही अभी नहीं होता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं विदाउट पेस्टिसाइड कर रहे हैं, तो जो सीजनल है वही उगा सकते हैं। सीजनली अगर सीजन के बाहर कोई भी चीज आप उगाने जाते हो तो पॉसिबल है एक्चुअली, पर अगर वो पॉसिबल मतलब अच्छी क्वालिटी पॉसिबल करना है आपको, तो ऑफ सीजन में नॉर्मली ऐसे होता है कि पेस्ट अटैक जो है बहुत ज्यादा होता है। लाइक अगर से मैंने गोभी उगाया है समर सीजन में, तो ऑफ कोर्स इसमें पेस्ट अटैक होगा, इसको कोई अदर ऑप्शन नहीं। और वो पेस्ट अटैक होने के बाद पेस्टिसाइड यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रह जाता है। इवन इफ वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो हम अपने वहाँ पे खुद बनाते हैं, उसके पीछे जितनी मेहनत लगेगी मुझे पता है कि उसका आउटपुट उतना मिलने वाला है नहीं। क्योंकि एक बंदा मैं सिर्फ गोभी के पीछे या फिर से कॉलीफ्लावर के पीछे लगा देती हूँ, तो उसका दिन का 3 घंटा तो उसमें जाने वाला है। वो 3 घंटे में कोई और अच्छा काम वो कर सकता है विच इज मोर फ्रूटफुल फॉर अस। इसके बजाय वो ये काम कर रहा है, और वो किस लिए? ऑफ सीजन भाजी को बचाने के लिए। तो
इनर टर्म अगर प्रैक्टिकली सोचने जाएंगे तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। बेहतर है कि मैं वो उगाऊं जो सीजन में अवेलेबल कन्वीनियंटली आएगा, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो एट द एंड रिजल्ट जब हम लोग उसको मार्केट में ला रहे हैं तो हम लोगों का खर्चा थोड़ा सा कम होता है, मिनिमम रेट में हम लोग कंज्यूमर के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। तो अभी कंज्यूमर्स की तरफ से जो भी क्वेश्चन यूजुअली हमें फेस करने पड़ते हैं वो मैंने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, ट्रस्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, अवेलेबिलिटी के सीजनल ही मिलेगा यहाँ पे, हम नॉन सीजनल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल है, एक फिलोसॉफी है जो नेचर के साथ में हम जाना चाह रहे हैं, तो जो नेचर कह रहा है हम वही खाएंगे, तो सस्टेनेबिलिटी तो वहीं से आएगी ना। और तो बॉडी साथ देगी क्योंकि आपकी बॉडी इज अलाइन टू नेचर, तो आप जो नेचर के साथ में अलाइनमेंट में करेंगे वो एक सिंपल लॉजिक हो जाता है कि दिस इज सस्टेनेबल। अब एक चौथा जो सबसे लास्ट, आई थिंक विल टेक दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग वो ले सकते हैं, बट मेरी तरफ जो कस्टमर्स के ही ये क्वेश्चंस हैं कि जो कीड़े लगते हैं स्पेशली ग्रेन्स में, क्योंकि आप राइस उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं सब, तो आपको ग्रेन्स का भी बहुत नॉलेज है, तो ग्रेन्स में आप तो निकाल के लेकर आ गए बट विद इन 2-3 मंथ्स ऑर्गेनिक या जो केमिकल फ्री ग्रोन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो लोगों को वो एक बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि यार बहुत जल्दी कीड़े लग रहे हैं, तो इसका क्या करें? इसका एक्चुअली see there are organic methods to prevent those कीड़ास, और कुछ आजकल के जमाने में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी देर आर इवन कन्वीनियंट मेथड्स टू डू दैट एज वेल। हम हमारी एंड से पूरी पूरी कोशिश करते रहते हैं कि ये ना लगे, जैसे कि नीम का पत्ता है, तो हमारे सारे ग्रेन वाले जो बैग्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने छाव में सुखाया हुआ, छाव मैटर्स, तो छाव में सुखाया हुआ नीम का पत्ता डाल के रखा। भी कई बार ऐसे होता है कि मॉइस्चर अगर थोड़ा भी है तो उसमें भूरा लग जाता है या फिर ब्लैकनेस आ जाता है, टिपिकल फंगस जिसको बोलते हैं, तो वो लग जाता है। वो अवॉइड करने के लिए फिर हम लोग न्यूज़पेपर डालते हैं, अनाज है नीचे न्यूज़पेपर है नीचे पत्ता है, तो थोड़ा सा अब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। जाली वगैरह भी सेम इसी से कंट्रोल हो सकता है। चावल के लिए हम लोग जो करते हैं कि जब ऑर्डर है उसी टाइम पे हम लोग उसको डिहस्किंग करेंगे, उसके पहले करके नहीं, ऐसा बहुत दिनों तक करके रखा है ऐसा नहीं। पर कॉमनली अगर घर में मुझे स्टोर करना है, एज अ कंज्यूमर मुझे स्टोर करना है, तो आप छोटी क्वांटिटी में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास नॉर्मली सिंस हम लोग ये एज पर ऑर्डर डिहस कर रहे हैं चावल वाली चीज़ों को, तो ये हमारे पास साल भर अवेलेबल होता है, तो आपका वो टेंशन हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी ही है तो वो फिर नीम का पत्ता और रॉक सॉल्ट, बड़ा नॉट रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, खड़ा नमक, तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप अनाज में अगर मिक्स कर देते हो तो हो जाएगा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि हर सीजन का अपना एक इम्पोर्टेंस, तो समर सीजन अप्रैल के बाद वाली जो धूप है जहाँ पे धूप कड़क होती है और हवा नहीं होती है, वो वाला एक महीने का पीरियड आता है। उस पीरियड में जो भी अनाज अच्छा खासा धूप में सुखाया जाता है उसको नॉर्मली पूरे साल तक बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता। उसको धूप में सुखाइए, ठंडा कीजिए, उस पर कैस्टर ऑयल अप्लाई कीजिए तो ये आराम से रह जाएगा। पर जैसे अभी वेदर कंडीशंस इतने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो ये कैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अभी इस साल तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ग्रीष्म का उन जिसको हम लोग था ही नहीं, अप्रैल में बारिश पूरा अप्रैल बारिश हो रही है और वो जो धूप हम लोगों को चाहिए वो मिली नहीं। तो फिर इस साल तो हम लोगों ने ये किया है कि बहुत सारा हम लोगों का जो सामान है हम लोग ने 3-3 लेयर्स ऑफ प्लास्टिक में पैक कर दिया। उसको पहले तो जब पॉसिबल हुआ धूप दिखाया और उसके बाद पैक कर दिया, और जैसे रिक्वायरमेंट है अभी इसमें छोटे पैकेट्स में किया है, लाइक हम लोग 10 किलो 25 किलो के पैक में कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक पैक खोलना है उतना ही खुलेगा, बाकी के पैक वैसे ही रहेंगे। उसको वापस बार बार साफ करना है और फिर देना है। फिर भी एक आध बार निकल आता ही है तो प्लीज उसको कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे ये मैं कहूंगी कि हमारी तरफ से कि हम लोग बिल्कुल भी कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे उसका इंडिकेशन है। इसके अलावा और क्या गारंटी चाहिए कि नहीं, इसमें सब कुछ क्लीन ही है, और एक हाथ जो कीड़ा आ रहा है तो उसको फिलहाल हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जब हम ये शाश्वत जीवन शैली की बातें कर रहे हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक बहुत बड़ा ये पॉइंट आ गया है कि कितना भी अनुभवी फार्मर हो, जैसे आपका 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है,
बट स्टिल अगर क्लाइमेट ही साथ नहीं दे रहा है, अगर आपके पास वो सनलाइट ही नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर तो सकते। काफी लोगों की खेती बर्बाद हुई है इस बार। जिस तरह से रेंज हुई है, जो रेंज का स्पेल 40 डेज का होना चाहिए, वो आज 4 डेज में गिर रहा है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्लाउड हर बस्ट। महीने में सिर्फ 4 दिन, और वो भी क्लाउड बस्ट। हाँ, क्लाउड बस्ट तो हो रहा है। उसमें वो 4 दिनों में जो होता है ना, जिन लोगों ने इस चीजों को समझा है और अपने फार्म्स को उस हिसाब से थोड़ा सा डिजाइन किया है, तो उन लोगों को दिक्कतें थोड़ी कम आ रही है। नहीं आ रही है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, थोड़ी कम आ रही है। पर जिन लोगों को ये समझने में टाइम लग रहा है, उनका तो नुकसान है ही। हाँ, तो कि पानी का अभी है, आज पानी है, अगले 10 दिन तक पानी है, 12वें दिन का पता ही नहीं है, तो सूख रहा है और दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते। उसका वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उसका लेवल ही बहुत अलग है। तो वही चीज है कि ये एक साइकिल है, जो नेचर जिस तरह से चेंज हो रहा है, उसी तरीके से सबको उससे अडेप्ट करना है। इस तरीके की जो तकलीफें आ रही है, उसमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मतलब आज के दिन में पाले भाजी अगर बोलते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें काफी कुछ तकलीफें आती हैं कि वो अच्छा नहीं दिख रहा। 2 मिनट लगती है हमें ये कहने को कि नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, और गीला आ रहा है, खराब है। बट जिस तरीके के फार्म से वो निकला है, जिस तरीके के मुश्किलों से निकला है, सन जब मिलना है नहीं मिला, बारिश जब मिलनी है नहीं मिली, जब मिली तो बहुत ही ज्यादा मिली। इतने सारे इश्यूज में से अगर कोई उगा के दे रहा है, तो उसे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से अगर हम एक्सेप्ट कर पाए, दिस इज व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। तो यही जीवन शैली हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक दूसरे का साथ दीजिए। ये एक तरह की शादी है। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक व्हाट यू कॉल कमर्शियल या कारपोरेट रिलेशनशिप। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो फैमिली बॉन्डिंग टाइप होगा ना, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए इन द सेंस फार्मर भी दिल से सच्ची में मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, और वो हर बार ये नहीं रोते रहेंगे कि हमारा ये नुकसान इस प्लॉट में हुआ, वो नुकसान। उनको पता है कि दीज आर नॉर्मल थिंग्स फॉर अ फार्मर, दीज आर द वेरी नॉर्मल थिंग्स। और अगर ये हो रहा है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन जितना वो ढूंढना चाहे उतना भी पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि जस्ट थोड़ा सा हम लोगों को कंसिडर कीजिए, इस कॉइन की इस वाली साइड को भी समझने की कोशिश कीजिए। जानबूझ के कोई भी फार्मर कभी भी चीट नहीं करेगा, बिकॉज मेरे पुराने वाले कुछ इसमें है कि जब तक फार्मर है, कंज्यूमर्स को खाना मिलने वाला है। पर जब तक कंज्यूमर है, फार्मर सरवाइव कर सकता है। बगैर कंज्यूमर के फार्मर भी सरवाइव नहीं कर सकता, ये सिर्फ फार्मर जानता है। और वो ये बात को समझ के हर मुमकिन पॉसिबल कोशिश करता रहता है कि आपको अच्छा मिले। और सामने से क्या मिलता है, यार इतना पैसा दिया आपने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते। इवन दे आर हेल्पलेस। अभी जैसे रिसेंट का अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारी चीजों के रेट बहुत ज्यादा कम हो गए। इसका इफेक्ट जो है वो अभी ये जो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मर या नेचुरल बेस्ड फार्मर या केमिकल फार्मर, ऐसा उसको डिफरेंशिएट करने के बजाय मैं कहूँगी कि हर फार्मर उतनी मेहनत करता है। और वो आपको आज जो दिख रही है, वो उसके पिछले 2 3 4 6 महीने की मेहनत होती है, जो आज आपके सामने सिर्फ प्लेट में इतनी सी बन के आ रही है। रेट अगर उसको कम मिल रहा है, तो उसके पिछले वो जो ड्यूरेशन है, उसका पूरा मेहनत का कचरा हो गया है। मुझे किसी ने लास्ट वीक, हम लोग जब वर्धा वाली ट्रिप पे गए थे, किसी ने बोला था कि 1 रुपए में बंदे ने ट्रक भर के हाँ सब्जी मांगी। मांगने वाले के ऊपर मुझे तरस आने लग गया है। किस टाइप की मेंटालिटी, सस्ता मांग रहे हो आप, ठीक है, पर कितना? 6 महीने की वैल्यू आप आपके काम की 6 महीने की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसका 100वां हिस्सा गिनती का निकाल लीजिए, और फिर बोलिए कि ये सब्जी आपको जिस रेट पे आज मिल रही है, तो इज इट रियली पॉसिबल? फिर भी दे आर गिविंग। क्यों? क्योंकि वी नो जब तक कंज्यूमर नहीं रहेगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। पर सिर्फ हम ही क्यों पीछे हटे हर बार? थोड़ा सा सामने से भी तो आने दीजिए। वी वुड लव दैट। ये हमारे चैनल के थ्रू हम यही बातें आप तक लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे पास अभी दिख नहीं रहे हैं, तो एक काम करेंगे, आफरीन तो हमारे साथ है ही, फेसबुक पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और कभी भी, और हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने के लिए आफरीन विल ऑलवेज बी रेडी। वापस हमारे साथ आ सकती है या आपको ऑनलाइन रिप्लाई कर सकती है। सो इस एपिसोड के जरिए जो भी हमने बातें कही हैं,
आपके थ्रू अगर आप अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सके, यही बातें आप अगर आगे लेकर जा सकें, तो दिस इज हाउ अ कम्युनिटी इज क्रिएटेड। एक सस्टेनेबल कम्युनिटी ऐसे ही तैयार होगी। और इसी के साथ मैं आफरीन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने बिजी डे में हमारे लिए टाइम निकाला। इनका मार्केट ऑलरेडी पीछे चालू है एंड अभी बस पैक होके सब कुछ होम डिलीवर होने जा रहा है। सो थैंक यू एवरीबडी एंड कीप ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट प्लीज। थैंक यू। इस नोट पे एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिटी का मतलब हम लोग सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली सीमा और निरंजन का भी इनिशिएटिव है कि हम लोग हमारे बैकग्राउंड, हमारा जो भी एरिया है, बीइंग अ फार्मर या फिर बीइंग अ मीडिएटर, यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करें कि यूनाइटेडली खड़े रहे। थोड़ा स्टेप आप भी बढ़ाइए। यस, डू लाइक इट, शेयर इट and do comment on things. Thank you. Thank you. Or thank you, Seema and Niranjan. Thank you.